लैंड रिसोर्स, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? भूमि संसाधन। क्या क्या कर मानव 5वां चैप्टर में, वहां 5वां चैप्टर में जब मानव रिसोर्स पढ़ेंगे ना तो वहां पर आएंगे, ठीक है। इकोनॉमी में क्या होते थे? सेक्टर होते थे। अर्थशास्त्र में एक चिड़िया है जिसका नाम क्या है? सेक्टर। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? क्षेत्रक, ठीक है। मतलब इकोनॉमी में जो भी एक्टिविटी हम करते हैं जिससे हमको क्या मिलता है? पैसा, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा है? तो एक है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्शियरी, ठीक है। ये 3 हिस्से में बांटते हैं। 9th का शायद सिलेबस का हिस्सा है, 9th में था ये। अर्थव्यवस्था में या इकोनॉमिक्स में हम एक्टिविटीज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको एक बोलते हैं क्या? प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्शियरी सेक्टर है। इसको बोलते हैं प्राथमिक, ये हो जाता है कौन सा? द्वितीयक, और ये होता है तृतीयक। प्राइमरी सेक्टर में जनरली वो गुड्स या कह सकते हैं कि वो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं जो सीधे किससे जुड़ी हुई होती है? नेचर से। बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूं कि इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं जो किससे जुड़ी हुई है? सीधे नेचर से या प्रकृति से। जैसे कि क्या आप एग्रीकल्चर जानते हैं? एग्रीकल्चर जानते हैं? माइनिंग जानते हैं? माइनिंग समझते हैं क्या होता है माइनिंग में? माइनिंग में हम मिनरल्स खोद के निकालते हैं, लोहा, कोयला, हाँ कि नहीं? ठीक है। उसके बाद और क्या करते हैं यार? फॉरेस्ट्री, वानिकी, जंगल, फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस लेते हैं ना हम लोग, टोबैको, लकड़ी, ये सब लेके आते हैं, नहीं लेके आते हैं? उसके बाद और क्या क्या बच जाता है इसमें? एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री समझते हैं? पशुपालन। और क्या बचा? और कुछ बच गया क्या? एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, और कुछ बचा इसमें? और ऐसा कोई एक्टिविटी जिससे आपको पैसा मिलता है और जो सीधे नेचर से जुड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर में क्या लगता है कि इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस कितना है? मानव हस्तक्षेप कितना है कृषि में? हम तो सिर्फ बीज डाल के उसमें पानी डालने का काम करते हैं ना, पौधा तो अपने आप उगता है कि हम उगाते हैं? हम तो नहीं उगाते हैं, हाँ कि नहीं? माइनिंग में क्या हम दबा के गए थे लोहा कोयला? नहीं, वो तो कहना चाहिए कि सॉइल स्ट्रक्चर का एक हिस्सा था जो कि बाद में बना, जिसको हम खोद के निकाल लेते हैं अपने समय के हिसाब से, हाँ कि नहीं? ठीक है। ये प्राइमरी एक्टिविटी आप लोग को समझ में आ रही क्या हो रहा है? प्राइमरी एक्टिविटी में वो सभी एक्टिविटीज यानी कि गतिविधियां इन्वॉल्व होंगी जो सीधे किससे रिलेटेड है? नेचर से। और ये ऐसी एक्टिविटी जिससे हमको क्या जनरेट होता है? इनकम जनरेट होता है। गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आ रही है आपको? प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है? जिसमें हम सीधा किससे जुड़ा हुआ गतिविधि एक्टिविटी करते हैं? जो नेचर से जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? जिसमें क्या क्या एग्जांपल ले लेंगे आप? एग्रीकल्चरल, माइनिंग, फॉरेस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री। शुरू वाला कृषि, खनन उत्खनन कहते हैं इसको हिंदी में, खनन उत्खनन, वानिकी और पशुपालन, ठीक है, हाँ कि नहीं? जिसमें कि क्या कहने से और क्या बता सकते हैं इसको? जिसमें मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है, न्यूनतम मानव हस्तक्षेप। पूरा प्रोडक्शन किसके द्वारा किया जाता है? नेचर के द्वारा किया जाता है, बस हमारे से थोड़ा सा इंटरफेरेंस होता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आया क्या? दूसरा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में इन जनरल क्या आता है? 2 चीजें आती थी। कौन कौन सा? एक था मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, और दूसरा कंस्ट्रक्शन। क्या क्या है? मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। इसको ऊपर वाले को निर्माण, नीचे वाले को विनिर्माण कहते हैं हिंदी में। इन जनरल इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है इंडस्ट्री। कौन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है? इंडस्ट्री यानी कि उद्योग, ठीक। अब प्राइमरी सेक्टर से जो भी चीजें प्रोड्यूस के रूप में निकलेंगी या जो भी चीज उत्पादन होगा प्राथमिक क्षेत्र में, उसको रॉ मटेरियल्स के तौर पर, किसके तौर पर? रॉ मटेरियल्स के तौर पर कौन इस्तेमाल करने वाला है? इंडस्ट्री इस्तेमाल करने वाला है। आप मैन्युफैक्चरिंग किसको बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग जैसे आप कुछ बहुत बड़ा हैवी मशीनरी बना रहे हैं, अरे चिप्स के पैकेट बना रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक है। अब चिप्स का पैकेट बनाने के लिए आप रॉ मटेरियल तो लेके आएंगे, रॉ मटेरियल लेके आएंगे। रॉ मटेरियल क्या होगा? आलू। जमीन को तो सीधे चिप्स का पैकेट में निकालते हैं ना, कि कच्चा है तो हरा है, फिर ऑरेंज कलर में आएगा, फिर रेड कलर में आएगा, तो तीनों वैरायटी निकाल के मार्केट में बेचने लगे, तीनों फ्लेवर में। ऐसा तो नहीं होता है ना? हम रॉ मटेरियल के लिए क्या लेके चलते हैं? पोटैटो लेके चलते हैं, आलू को, जो कि कहां से मिलता है? एग्रीकल्चर से। यानी कि प्राइमरी सेक्टर से जो भी आपको प्रोड्यूस मिल रहा है वो सेकेंडरी सेक्टर के लिए क्या काम करता है? रॉ मटेरियल का काम करता है। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे इंडस्ट्री के लिए, जैसे कोई लोहा उद्योग है, वहां से माइनिंग करके आप क्या निकालोगे? और निकालोगे। साइंस में हम धूमधाम से पढ़े हैं उसको, मेटलर्जी में, हाँ कि नहीं? बात समझ में आ रही है आपको? वैसे ही एग्रीकल्चर से आपको आलू निकलेगा जो इंडस्ट्री के लिए क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल जाएगा। शर्ट पेड़ पे नहीं फलता है, पेड़ पर क्या फलता है? कपास, कॉटन, ठीक है, ठीक है ना? शर्ट नहीं फलता कि अभी एल साइज का है, जब डबल एक्सएल हो जाएगा तो तोड़ेंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना? ऐसा तो नहीं होता है। वही पेड़ पे तो वही फलेगा क्या? कॉटन। उस कॉटन से आप बनाओगे धागे, फिर वो धागों से क्या बनने वाला है? शर्ट बनने वाला है। तो जो भी प्राइमरी सेक्टर से निकल के आता है वो क्या जाता है? सेकेंडरी सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं? फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा, कौन सा? टर्शरी या तृतीय क्षेत्र। इसको मुख्य रूप से क्या लेते हैं हम? सर्विस। सर्विस जैसे कि क्या? बैंकिंग,
हाँ कि नहीं? कुछ कंफ्यूजन होगा तुरंत पूछना मेरे से, ठीक है? बैंकिंग हो गया, उसके बाद क्या लेते हैं इसमें? ट्रांसपोर्ट, उसके बाद क्या? एजुकेशन, है ना? एजुकेशन और फिर क्या? हाउसिंग, घर बनाने के लिए आवास योजना, ठीक। उसके बाद क्या? हॉस्पिटैलिटी, हाँ कि नहीं? बात समझ में आ रही है? तो क्या इसमें कोई सामान आपको बेचा जाता है? क्या मैं आपको यहां पर कोई सामान बेच रहा हूं? नहीं, मैं आपको क्या अवेलेबल करा रहा हूं? सर्विस। पल्ले पड़ा कुछ? ये 3 टाइप की एक्टिविटीज हम क्या करते हैं? अपनी इकोनॉमी में करते हैं। बाद में चौथा पांचवा और भी है, लेकिन वो फिलहाल आपके काम का नहीं है। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको? ये तो इकोनॉमी का पार्ट है, हमको तो ज्योग्राफी पढ़ना है। ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है? लैंड रिसोर्स पढ़ना है, हाँ कि नहीं? तो जो पहला टॉपिक आपका जो था वो था लैंड एज रिसोर्स। टॉपिक क्या था? लैंड एज रिसोर्स। किसको आपको रिसोर्स के तौर पर यूज करना है? जमीन को। सबसे पहली बात, रिसोर्स क्या होता है? तो रिसोर्स या संसाधन हम उसको कहते हैं प्रकृति में उपलब्ध ऐसी कोई भी वस्तु जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, यानी कि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स। पृथ्वी पे जो भी चीजें हैं, अगर हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? संसाधन या रिसोर्स कहलाएगा। ये तो हम जानते हैं। अब हमको ये चैप्टर 1 का हिस्सा था। हाँ, चैप्टर 2 में आपको जमीन को रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करना है। अब मेरे को ये देख के बताओ, इन तीनों में क्या जमीन का कोई रोल प्ले है? इन तीनों में क्या जमीन कोई भूमिका निभाता है? बिल्कुल निभाता है। ये कहां करोगे? जमीन में करोगे। ये कहां करोगे? जमीन में करोगे। ये सब भी खोलोगे तो कहां खोलोगे? जमीन में ना करोगे, ठीक है? तो अगर यूज लैंड एज अ रिसोर्स बता पूछा जाए तो आप 1760 यूज लिख सकते हो लैंड के। हाँ, आंसर थोड़ा ट्रैक्टिव तो लगेगा कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जमीन संसाधन के रूप में कैसे उपयोगी है, बताओ ऐसे उपयोगी। इधर सेक्टर में डिवाइड कर दो कि प्राइमरी सेक्टर में ये सारी एक्टिविटी हम जमीन पे करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में ये सारी एक्टिविटी हम जमीन पर करते हैं, और टर्शियरी के फॉर्म पे ये सब। भाई ट्रांसपोर्टेशन करना है तो रोड में ना गाड़ी चलाओगे, और रोड किसे बनाओगे? जमीन में बनाओगे। बात समझ में आया? स्कूल खोलना है, हॉस्पिटल खोलना है, घर बनाना है रहने के लिए, बैंकिंग फैसिलिटी देनी है, तो सभी कहां पर करोगे? जमीन में रह के हमें मुड़ के करोगे, जमीन में रह के करोगे। तो जमीन के ये सारे इस्तेमाल हो सकते हैं। आपको लैंड एज रिसोर्स क्लियर हुआ क्या? कि जमीन का संसाधन के रूप में हम किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं? समझ में आया आपको कि लैंड को हम एज अ रिसोर्स कैसे यूज कर पाते हैं? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है ना? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब आपके बुक में जो अगला टॉपिक है वो है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, यानी कि क्या? भूमि का वर्गीकरण कहिए या वितरण कहिए। वर्गीकरण कहिए या इसको क्या बता दीजिए आप? वितरण कहिए, ठीक है? ठीक। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड करना है, यानी कि जमीन को क्या करना है? आपको बांटना है। कितने प्रकार की जमीन होती है? ठीक। तो कुछ टाइप दिया हुआ, सबसे पहला कौन सा? फॉरेस्ट लैंड। फॉरेस्ट लैंड, इसको कौन सी भूमि कहेंगे? तो वन भूमि। ठीक। वन भूमि कहां की भूमि होगी? ऐसा जमीन जहां पर क्या बना हुआ है? जंगल है। और जंगल में क्या मिलता है? हा? क्या मिलता है? क्या मिलता है? कंदमूल बोला क्या? हा? क्या बोला? क्या नहीं समझा मैं? शहद। शहद मिलता है? मेरे को लगा कंदमूल मिलता है बोला। गलत नहीं है, नहीं तो कह रहा है। हंसते क्यों? बेचारा मुंह तो चला रहा है, कम से कम तेरे तो अच्छा है ना? अच्छा है कि नहीं अच्छा है? एक टाइप का जो कहना चाहिए क्या क्लासिफिकेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कौन सा है? हमारे पास इंडिया में अलग अलग टाइप की जमीन है। हम देखेंगे मैप बना के आगे उसको, जब टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करेंगे, ठीक है? फिलहाल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल या लैंड की बात करें तो जमीन का एक हिस्सा वो है जहां पर क्या है? जंगल है। समझ में आ रहा है? और जंगल में क्या पाया जाता है? वेजिटेशन, वनस्पति। क्या पाया जाता है? वनस्पति का मतलब क्या? पेड़ पत्ते पौधे, वही ना मिलेंगे। ठीक, झाड़ियां पेड़ ये सब अलग अलग चीजें मिलेंगी, ठीक है? तो जमीन का एक हिस्सा कौन सा है? जो वन भूमि है जहां पर जंगल बना हुआ है, ठीक? अलग अलग टाइप के जंगल, वो क्लासिफिकेशन था क्लास 9th में। पढ़े नहीं पढ़े? कौन सा? इसको क्या पढ़ेंगे यार? ORCHARDS। इसको मैं हिंदी में लिखता हूं बगीचा। बगीचे जैसा ही है, बगीचा बोलो चाहे गार्डन बोलो। ये ऐसा जंगल होगा जिसको हम थोड़ा सा कुछ प्रोड्यूस निकालेंगे, जैसे कि आप फल वगैरह आपको निकालना है, फल निकालना है, पान के लिए कत्था निकालना है, या कुछ स्पेशल टाइप का हम क्या ले रहे हैं? प्रोड्यूस वहां से ले रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे आम का बगीचा लगा दिए तो जंगल जैसा अरेंजमेंट करते हैं ना, बहुत सारे पेड़ उगा देते हैं उसको। तो कुछ जमीन ऐसा है जो किस फॉर्म में है? क्या पढ़ते हैं इसको? ऑर्चर्ड्स। क्या पढ़ते हैं? ऑर्चर्ड पढ़ते हैं, वही पढ़ते हैं पक्का। तो वो कौन सा हिस्सा हो जाएगा? ऑर्चर्ड का हिस्सा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? मैं बस बता रहा हूँ जमीन में कहां कहां पर क्या क्या बना हुआ है। क्लासिफिकेशन ये नहीं है, वो आगे मिलेगा अभी आपको, ठीक है? क्या क्लियर है ये? ठीक। अब कुछ जमीन ऐसा जो किसके रूप में इस्तेमाल होता है?
ग्रेजिंग लैंड के फॉर्म में। ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है यार, इसको पास्चर ही बोलते हैं, पास्चर, ठीक है, चराई भूमि, जहां पर क्या कर, जिसको ऐसा जमीन जिसको हम किस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, चारागाह के रूप में। किसके चारागाह के रूप में? हमारे नहीं, जानवरों का। हम चरते कहां, हम तो खाते हैं। चरता है क्या तू भी? चरता होता थोड़ी, बता दे। फिर ऐसे को बांध के सामने रखना पड़ेगा, इधर चर क्या, उसके बाद तुझे क्लास लगाएंगे खिलवाड़े ना लाया तो, ठीक है। तो कुछ हिस्सा जो किसके फॉर्म में है, पास्चर या ग्रेजिंग लैंड के फॉर्म में। क्लियर हो रहा है क्या आपको? क्लियर हो रहा है? कहीं पर कोई डाउट हो तो बताइएगा। अगर ये लैंड, इससे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा चीज है, ठीक है। आपकी किताब में धूमधाम से इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, आप चाहो तो कंटेंट वहां से उठा सकते हो। क्लियर है क्या? उसके बाद कुछ जमीन हुआ जिसको हम किसके रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्रीकल्चर करने के लिए। एग्रीकल्चर मतलब कृषि, खेती करने के लिए। कुछ जमीन ऐसा जो कि बंजर पड़ा हुआ है, जो कि कौन सा लैंड कहलाएगा, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, जहां पर खेती नहीं हो रही है। बात समझ में आया? खेती नहीं हो रही तो वहां पर क्या हो रहा है, या तो हम वहां पर स्कूल बना दिए हैं, या तो वहां पर क्या बना दिए हैं, हॉस्पिटल बना दिए, या तो वहां से क्या निकाल दिए, रोड निकाल दिए, ठीक है। किसी कारण से हम उसको क्या इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, खेती के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है ना? तो खेती करने के लायक जमीन तो थी, लेकिन हम उसको खेती नहीं करके क्या कर दिया उसमें, आदि का भी अलग अलग कॉलोनी काट दिए ना, आवास के लिए बेच दिए। तो हाउसिंग के लिए भी लिख सकते हो, स्कूल, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, हाउसिंग, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें आप, ये वाला हिस्सा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि खेती के लायक की जमीन थी, लेकिन हमने क्या कर दिया, कॉलोनी काट के उसको बेच दिया, लोग वहां पर घर बना रहे हैं, हाँ कि नहीं? इसलिए कौन सा जमीन हो गया, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड हो गया, जहां मतलब गैर कृषि के अलावा बाकी सब काम आप कर रहे हो। बात समझ में आया क्या आपको? समझ में आया? अब उसके बाद कौन सा, एक बैरन लैंड है। बैरन लैंड मतलब कौन सा भूमि, बंजर जमीन है, जहां पर क्या नहीं हो रहा है, खेती नहीं हो रहा है, जमीन को कतई खराब है, जहरीला एकदम, कुछ भी नहीं उगता ठीक है। जैसे मुरुम, मुरुम में कुछ घास लटपट उग गया तो उग गया, वही बारिश हुई तो, नहीं तो खत्म, वहां पर कुछ नहीं उगने वाला है। बात समझ में आ गया? बैरन लैंड में समझाने की जरूरत है आपको कुछ, बंजर भूमि है, वहां पर कुछ भी नहीं, घास भी नहीं उगता, तो वह कौन सा भूमि हो गया, बंजर भूमि हो गया। उसके बाद आगे कौन सा, तो फैलो लैंड है। फैलो लैंड का मतलब क्या है, खेती के लायक तो जमीन है, लेकिन कुछ कारण से हमको क्या छोड़ दिए, परती छोड़ दिए। हम लोग उसको छत्तीसगढ़ी में परिया बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं उसको, परिया बोलते हैं ना, परिया पड़ा हुआ है, मतलब वहां पर खेती के लायक जमीन तो है, लेकिन कुछ कारणों से वहां पर खेती नहीं कर पा रहे हैं। बात समझ में आया क्या? ये फिर दो टाइप का आपको मिलेगा, कौन कौन सा, एक करंट और एक कौन सा ओल्ड, एक करंट फेलो और दूसरा ओल्ड फेलो। फेलो क्या पढ़ेंगे इसको, फॉलो, फेलो क्या पढ़ेंगे, फेलो पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे स्पेलिंग सही लिखना, क्योंकि उसको पढ़ के नहीं सुनाना, उसको लिख के दिखाना एग्जाम वाले को, ठीक है। तो करंट फेलो लैंड कौन सा हो जाएगा, जिसको आप 1 या 2 साल के लिए क्या छोड़े हो, खाली छोड़े हो। क्यों खाली छोड़े हो, ताकि वहां पर क्या उगे, पेड़ पौधे उगे, हाँ, वहां पर क्या उग जाए, पेड़ पौधा उग जाए, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज हो, तो जिससे क्या हो सके, जिससे क्या हो सके, वहां पर थोड़ी जमीन क्या हो जाए, उपजाऊ हो जाए। नहीं बोल रहा हूँ गलत नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो करंट फैलो लैंड कौन सा फैलो लैंड होता है, जिसको हम लोग 1 या 2 साल के लिए छोड़ देते हैं, ताकि वो क्या से क्या रिगेन कर सके, ह्यूमस रिगेन कर सके। और ह्यूमस क्या है, ह्यूमस सड़े हुए या मर गए पेड़ पत्ते पौधे, वो सड़कर क्या बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं। ब्लैक एक लेयर, काला कलर का लेयर जमता है जब पेड़ पत्ते पौधे वहां पर उगकर मर जाते हैं। बात समझ में आई आपको? इसके लिए हमने क्या कर दिया, उसको 1-2 साल के लिए छोड़ दिया, ताकि वापिस से वो जो जमीन है अपनी फर्टिलिटी को क्या कर सके, रीगेन कर सके। बात समझ में आया क्या? कोई समस्या यहाँ पर? ठीक है, ये याद हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा, बचेगा। उल्टी बुखार फीवर जैसे कोई समस्या नहीं होगी, हम बड़े आसान भाषा में चल रहे हैं, ठीक है। अब ओल्ड फेलो लैंड कौन सा, इसको जिसको 2 साल से ज्यादा छोड़ दिए, क्या बोल सकते हैं इसको, मोर देन 2 ईयर। अब 2 साल ज्यादा छोड़ दिया तो ज्यादा लंबा पहिया पड़ा हुआ है, हाँ कि नहीं? ये क्लियर हुआ क्या? ये क्वेश्चन में दिया आपके, है, बता पाएंगे, बता पाएंगे ना? आगे बढ़े, रिपीट करते चलते हैं, ठीक है। आपको लैंड को किसके लिए यूज करना है, रिसोर्स के लिए यूज करना है, संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना है। हम बताएंगे कि ये सेक्टर ना लिख करके इसको आप क्या लिखेंगे, यूज ऑफ लैंड, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, यूज ऑफ लैंड, भूमि का उपयोग। तो इस भूमि उपयोग को हम 3 कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में पूरा खेती करेंगे, जो जमीन से जुड़ा हुआ काम है। टर्शियरी में उद्योगों से जुड़ा हुआ काम। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, निर्माण, जहां पर आप इंडस्ट्रियल अगर शर्ट पैंट या कुछ भी ऐसा प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई भी ऐसा गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो जिसको क्या कर सके, कंज्यूमेबल। अगर कोई उपभोग की वस्तु बन रही है तो मैन्युफैक्चरिंग, और अगर कुछ संपत्ति बना रहे हो, स्कूल बना रहे हो, रोड बना रहे हो, तो क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्शन। बात समझ में आया? बात समझ में आया, ठीक है। तीसरा टर्शियरी में क्या जाएंगे, ये जहां पर क्या अवेलेबल कराया जाता है, सर्विस कराया जाता है, जहां पर कोई भी भौतिक वस्तु बेची नहीं जाती है, कोई भी फिजिकल गुड्स यहां पर बेचा
नहीं जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको जमीन का कैसे उपयोग होगा और जमीन का कैसे, मतलब दोनों में कहीं ना कहीं हम यूजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ठीक ठाक अच्छा खासा आपको आंसर मिल जाएगा। ये क्लियर है? कोई डाउट यहां पर? अच्छा, अगर पूछा जाए कि इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड, जमीन का क्या महत्व है, इसी को चेक देना। ये जमीन नहीं रहेगा तो जमीन का क्या इस्तेमाल है, तो यही इस्तेमाल है। जमीन का क्या महत्व है, जमीन नहीं रहेगा तो ये सब नहीं कर पाएंगे, और एट दी एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, विकास वही तो चाहिए। ठीक है, क्या बता पाएंगे? अब आते हैं अगले टॉपिक पे, किस पे? सॉइल में। ये सबसे बड़ा टॉपिक चलेगा। सॉइल हिंदी में तो क्या कहेंगे? मृदा। सॉइल क्या होता है? हाँ चलो, हो गया हो गया, जितना जो को सुना था सुना ली, अब पढ़ ले थोड़ा सा। सॉइल लैटिन भाषा के सोलम, कौन सा? सोलम, SOLUM, सोलम वर्ड से बना है। सॉइल किससे बना है? लैटिन भाषा के सोलम वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है फर्श। फर्श कहिए या फ्लोर, दो ठो फ्लोर होता है, एक ठो होता है FLOUR, उसका मतलब होता है, चल बताओ उसका, आटा, और ये वाला फ्लोर का मतलब फर्श। बात समझ में आ रही है? सॉइल लैटिन भाषा के सोलम वर्ड से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? फर्श। आपको पता है आपके अर्थ के कितने लेयर हैं? पता है आपको? हाँ, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक, तो ये जो सबसे ऊपरी हिस्सा है कौन सा? क्रस्ट वाला हिस्सा। इस क्रस्ट में जो बारीक पार्टिकल्स वाला या बारीक कण वाला जो एक पतली परत किसके रूप में फैला हुआ है? फर्श के रूप में फैला हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। व्हाट इज सॉइल अगर पूछा जाए, डेफिनेशन दिया जाए, तो आप क्या बताएंगे कि हमारे अर्थ के अपर मोस्ट लेयर जो कि क्रस्ट है, उसमें दानेदार पार्टिकल्स के फॉर्म में या मटेरियल के फॉर्म में जो एक पतली परत किसके रूप में बिछी हुई है? फर्श के रूप में बिछी हुई है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉइल कहते हैं। बात समझ में आया क्या? कोई डाउट है सॉइल की डेफिनेशन में? कोई समस्या है तो बताओ, है कोई डाउट? नहीं है, ठीक। समझ में आया? बता पाएंगे? बेसिकली सॉइल में होता क्या है? बेसिकली सॉइल या मृदा में आपको क्या मिलता है? एक तो पेरेंट रॉक, पेरेंट की स्पेलिंग क्या होती है? PARENT, पेरेंट रॉक होगा, और दूसरा कौन सा होगा? क्या चीज होगा? क्या पढ़ते हैं इसको? हुमुस, ह्यूमस। क्या पढ़ते हैं इसको? ह्यूमस। मालूम था मेरे को, पूरी अंग्रेजी निकल जाएगी भाई, इतना खराब खराब वर्ड है तो पहले सुन लिया। ठीक है, सॉइल में दो चीजें आपको मिलेंगी, या कंपोजिशन ऑफ सॉइल की बात करें तो सॉइल में केवल दो चीजें होती है, कौन सा? एक पेरेंट रॉक और दूसरा कौन सा? ह्यूमस। ह्यूमस यानी कि क्या? बायोटिक। बायोटिक मतलब क्या? जैविक। हाँ, पेड़ पत्ते पौधे केंचुआ चूहा वहीं पर रहे, खाए पिए, वहीं पॉटी किए और वहीं मर गए। बात समझ में आ रही है आपको? तो वो उससे जो भी चीज बनेगा वो कहा जाएगा? बायोटिक हो जाएगा। और ये कौन सा है? एबायोटिक है। ये कौन सा हिस्सा है? एबायोटिक, यानी कि क्या? निर्जीव, और ये जैविक। समझ में आ गया? ये दोनों चीजों से मिलकर क्या बनता है? सॉइल बनता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब ये तो कंपोजिशन का, पेरेंट रॉक मतलब क्या? रॉक कितने टाइप का होता है, इसको समझ देख लेते हैं। क्लास 6-7 का ज्योग्राफी था ये। कितने टाइप का सॉइल होता है? इग्नियस, मेटामॉर्फियस, सेडिमेंट्री, है ना, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तीनों टाइप के सॉइल हमको मिलते हैं हमारे लैंड में, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? अगर हमारे क्रस्ट की हम लोग बात करें तो जब सबसे पहले अर्थ लाल गोले से ठंडा हुआ तो कौन सा रॉक? इग्नियस रॉक। फिर इग्नियस रॉक बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर में दबकर किसे बदल गया? मेटामॉर्फियस में। और हवा बहा, पानी बहा, जो जम जम कर बनते गया वो कौन सा सॉइल, कौन सा रॉक? सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री रॉक में सेडिमेंट्स रहेंगे, हाँ कि नहीं? हाँ। नहीं, पेरेंट रॉक इसको हिंदी में कहते हैं जनक चट्टान। मैं तो इलैबोरेट करने की कोशिश कर रहा था, मेरे को थोड़ी बहुत इतनी इंटेलिजेंट है, समझ जाती है सिर्फ पेरेंट रॉक लिखने से, पहले बताना चाहिए ना। ठीक है क्या? तीन टाइप के सॉइल बता पाएंगे? पेरेंट रॉक क्या होता है बता पाएंगे? तो पेरेंट रॉक वो रॉक है जिनके टूटने से वो सॉइल बना है। नाना प्रकार के सॉइल मिलेंगे आपको, 8-10 टाइप के, आपकी बुक में नहीं दिया है। ठीक है, ये समझ में आ गया? सॉइल में दो, सॉइल का कंपोजिशन, बेसिक कंपोजिशन है ना ये। अगर कुछ ना सोचे तो इतना तो लिख ही सकते हो कि सॉइल में दो चीज होता है, एक तो पेरेंट रॉक होता है, दूसरा हुमुस, ह्यूमस। ठीक है, दो चीजों मिलकर क्या बनता है? मिट्टी बनता है। यहां तक बता लेंगे आप, बता लेंगे। अब आते हैं किस पर?
सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा संरचना, ये दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। ये केवल सॉइल के डेफिनेशन में बताओगे आप। अगर सॉइल स्ट्रक्चर पूछा जाए तो ये बताओगे सॉइल में क्या क्या होता है या क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो सॉइल की एसिडिटी होती है क्या? हाँ, खिलवाड़े सोचा एसिडिटी तो अब तक मेरे को होता था। सॉइल में भी एसिडिटी होता है। हम सॉइल की भी क्या पीएच वैल्यू पता करते हैं, हाँ कि नहीं? इसके अलावा और क्या होता है उसमें? सॉइल एयर होता है क्या? जो छोटे छोटे जीव हैं जो सांस लेते हैं वो अंदर जाके बिल बना के रहते हैं ना, जिससे सॉइल में छेद होता है ना, और उस छेद से क्या होता है? एयर अंदर जाता है सॉइल के। तो मिट्टी में जो एयर है, हवा है, वही क्या है? सॉइल है। तो सॉइल एयर है तो सॉइल वाटर भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। जिसकी से मिट्टी क्या जाती है? मुलायम हो जाती है। सॉइल वाटर किस फॉर्म में? तो मॉइस्चर के फॉर्म में। मॉइस्चर मतलब क्या? नमी। सॉइल एयर किस फॉर्म में? एयर किस फॉर्म में रहता है यार? पोर्स। पोर्स मतलब समझते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें, तो जहां पर जाके क्या हो जाता है? भर जाता है, ठीक है। ठीक है, ये बता पाएंगे। और सॉइल एसिडिटी में क्या बताइए आप? सॉइल की क्या होती है? पीएच वैल्यू होती है, ठीक है। बता पाएंगे यहां तक का? कोई समस्या? अब अगला टॉपिक कौन सा? सॉइल ओरिजिन। ओरिजिन में मिट्टी काट दिए, मिट्टी काट के क्या बोलेंगे? सॉइल ओरिजिन के या लेयर्स कहिए, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? लेयर्स ऑफ सॉइल या सॉइल ओरिजिन बोलिए। कितने लेयर दिख रहे हैं आपको उसमें? 1 2 3 4, हम 4 टुकड़े में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ठीक, सबसे अपर मोस्ट लेयर इसको हम क्या कहेंगे? सॉइल या मृदा हम इसको कहेंगे, ठीक है। ठीक है, दूसरे नंबर में क्या जाएगा? सब सॉइल, जिसको हम क्या कहेंगे? उप मृदा कहेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन सा जाएगा? वेदर्ड रॉक। वेदर्ड रॉक, हिंदी में अपक्षयित चट्टान, ठीक। और यहां पर कौन सा? पेरेंट रॉक, ठीक है। क्या बता पाएंगे यहां तक? हम 4 लेयर में इसको अलग अलग पढ़ेंगे। ये बेस रॉक है, जो उसका जो उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में उसको होना चाहिए। पहले टूटा फूटा थोड़ा सा उसको, फिर और टूटा फूटा, अब उसको क्या मिल चुका है? ह्यूमस मिल चुका है। तो अभी कंप्लीटली क्या बन चुका है? सॉइल बन चुका है, ठीक है। ठीक है, ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, ये कौन सा लेयर है? बायोटिक लेयर है, क्योंकि इसमें क्या मिल गया है? इसको क्या बोलेंगे? जैविक, जैविक स्तर, ठीक है। बायोटिक लेवल, क्यों? क्योंकि जितने भी पेड़ पत्ते पौधे उगने वाले यही पर उगेंगे। समझ में आ रहा है कुछ? अरे ज्यादा छोटा हो गया क्या? ठीक है, यहीं पर उगेंगे। जड़ मैक्सिमम फैल के यहां तक ही पहुंचेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। समझ में आया? यहीं पर इतने केचुए चूहे जमीन में रहने वाले जीव दिखेंगे आपको, वो यहीं पर दिखेंगे। कहां पर? सबसे अपर मोस्ट लेयर में, जो कि कौन सा स्तर है? जैविक स्तर है। जैविक स्तर है क्या? उसका मतलब साफ सुथरी बात है, यहाँ पर क्या मिलने वाला है आपको? ह्यूमस मिलने वाला है। बता पाएंगे यहां तक? साथ ही साथ सॉइल एयर, सॉइल वाटर और सॉइल एसिडिटी भी आपको इसी लेयर में दिखेगी। तो सबसे पहला अपर मोस्ट लेयर को समझा पाएंगे 4-5 लाइन में। क्या? बायोटिक लेवल, जैविक स्तर या बायोटिक लेवल यहीं पर मिलता है। इसी को हम सॉइल कहते हैं, जिसमें ह्यूमस होता है, पेड़ पत्ते पौधे वनस्पति यही भी उगते हैं। यही क्रस्ट का सबसे ऊपर लेयर है, जो कि बारीक पाउडर्ड फॉर्म में है। कौन है पाउडर्ड फॉर्म में? तो जो पेरेंट रॉक था, वही टूटते टूटते और बारीक रेत जैसा हो गया है। समझ में आया? बता पाएंगे? इसको आप मार्क कर दीजिए, ए, लेवल ए। ये ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी, ठीक है। तो लेवल ए बता पाएंगे क्या आप? ठीक है, इसको क्या बताएंगे आप? इसमें और एक चीज और ऐड ऑन कर लो, सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स या इसको हिंदी में बारीक अवसाद, ठीक। यहीं पर आपको सेडिमेंट्स मिलेंगे पूरे, बारीक अवसादों से युक्त, ठीक है ना। बाइलिंगुअल चल रहा है ताकि चीजें क्लियर हो सके अच्छे से। तो कई बार होता है कि हमको अंग्रेजी का तो पता होता है लेकिन हिंदी का नहीं पता, या हिंदी का पता होता है लेकिन अंग्रेजी का नहीं पता। ठीक है, क्या कहीं जाना है क्या? घड़ी देख रहे हो? घड़ी लगा हुआ है, लगाया अपन, ठीक है। ठीक है, क्या ये समझ में आ गया आपको? अपर मोस्ट लेयर क्लियर हुआ, ठीक। उसका जो सेकंड नंबर का लेयर है, जहां पर आपको क्या मिलने वाला है? बालू, गाद, और क्या? कौन सी मिट्टी? चिकनी मिट्टी, क्ले सॉइल बोलते हैं इसी को, हाँ कि नहीं बोलते हैं? यही बोलते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर एकदम पाउडर फॉर्म में था, अब थोड़े थोड़े पार्टिकल्स बड़े होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या इन्वॉल्व हो गया? रेत, सैंड, सिलिका। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है ये बात आपको? हाँ,
कोई ठीक है क्या? ये सब सॉइल या उपनिवेश कर आपको समझ में आया? समझ में आया? कोई समस्या यहाँ पर? अब ये जो वेदर ड्रॉप होना था हम इसको लिख चुके हैं, यहाँ पर जो करंट ड्रॉप टूटना फूटना यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। तो मेरे को बताओ ये जो दो लेवल है, ठीक है, ये दोनों लेवल को मैं एक साथ मिनरल स्टेज नहीं कह सकता। क्या बोलूंगा इसको? मिनरल लेवल। यानी कि आप जितने मिनरल्स निकालते हो ना, क्या क्या निकालते हो, कोयला, पेट्रोलियम, वो सब यहीं से निकालेंगे मिनरल्स। ठीक है? ठीक है क्या? हाँ, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? खनिज परत। कौन सी परत कहलाएगी ये? खनिज परत। इसमें ह्यूमस होगा क्या? होगा क्या? ह्यूमस नहीं होगा, ह्यूमस केवल ऊपर वाले में मिलेगा। ठीक है क्या? या फिर कह सकते हैं कि लेवल के साथ जैसे नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे ह्यूमस चूहा 4-5 फीट ना खोदेगा कि वो 250-300 फीट खोद के अंदर कुछ ऐसे नहीं करेगा, बाहर तो आना है उसको वापिस। ठीक, तो यहां पर क्या आएगा? ह्यूमस का लेवल लगभग नहीं के बराबर होगा। और यहां तो आपको बेस रॉक मिलने ही वाला है। ठीक है, जो आधारी चट्टान है यहां पर। क्लियर है क्या? ये सॉइल होरिजन आपको क्लियर हुआ? सॉइल होरिजन क्लियर हुआ? हो जाएगा। कोई समस्या सॉइल होरिजन बताने में? बता पाएंगे आराम से? ठीक, नोट्स इसका बना ही लीजिएगा, है ना? ये हो गया। अब आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल यानी कि मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। अब बताइए, कहीं का सॉइल है वो किस किस चीजों पर डिपेंड करेगा? बताओ, वहां का क्लाइमेट कैसा है? ठीक, क्लाइमेट का मतलब क्या है? मौसम। हमेशा धूप रहता है, साल भर बारिश होता है, सिर्फ मानसून में बारिश होता है, जिस पर क्या डिपेंड करने वाला है? सॉइल। जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पर होता यह है कि पानी पड़ा मिट्टी पे, अब पानी तो नीचे जाएगा जमीन के अंदर, ग्राउंड लेवल बढ़ाने के जाएगा नहीं जाएगा, तो अपने साथ में पानी क्या जाता है? मिनरल्स को भी लेकर चला जाता है। सॉइल में 3 चीजें इंपॉर्टेंट क्या है? सॉइल, कोई भी सॉइल फर्टाइल करा था उसको क्या मिले? एनपीके। बताया पहले कभी? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जिस भी सॉइल में तीनों है वो सॉइल क्या माना जाएगा? बहुत ज्यादा फर्टाइल है। अब जब बारिश बहुत ज्यादा हो रही है वहां पर, तो पानी के साथ में तीनों नीचे चले गए, जमीन किसमें बदल गई? बंजर भूमि में, क्योंकि वहां पर अब क्या है? कुछ नहीं है। उसको लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। बहुत ज्यादा धूप पड़ता है वहां पर तो मिट्टी का कलर उड़ जाता है, मिट्टी के कलर के साथ ये सब भी उड़ जाते हैं। तो क्या वहां का क्लाइमेट फैक्टर है जो वहां की सॉइल को प्रभावित करेगा? भाई सॉइल का वेदरिंग कैसे होगा? सॉइल का वेदरिंग या अपक्षय मतलब क्या होता है कि इसमें अलग अलग मौसम की मार पड़ी, हवा चल रहा है, बहुत धूप पड़ा, तो सॉइल मतलब चट्टान टूटते हैं ना, और चट्टानों के टूटने से तो सॉइल बनता है। तो जहां पर का मौसम जैसा होगा वहां पर का सॉइल वैसा ही मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्लाइमेट एकदम ड्राई है, भयंकर तेज धूप निकलता है, कोई ह्यूमिडिटी नहीं, तो वहां एकदम आपको रूखा सूखा मिट्टी दिखेगा, बिल्कुल भी नमी नहीं रहेगी मिट्टी में, ऐसे हाथ पड़ोगे तुरंत पाउडर बन जाएगा। ऐसा होता है? होता है। तो क्या क्लाइमेट के फैक्टर हो सकता है? वहां की जलवायु फैक्टर हो सकती है क्या? हो सकता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप क्या बताइए? पेरेंट रॉक। ये तो हम शुरू से गाना गाते आ रहे हैं। क्या गाना गाते आ रहे हैं? पेरेंट रॉक। बना कौन से रॉक के टूटने से है? मेटामॉर्फियस था कि सेडिमेंट्री था या फिर इग्नियस था? किस रॉक के टूटने से वो बना है? और रॉक टूटेगा कब? जब उसको क्लाइमेट की मार पड़ेगी। हाँ कि नहीं? भाई कहां पर की मिट्टी काली है, कहां पर की मिट्टी लाल है, तो ये काली मिट्टी बनती है लावा वाले चट्टान से, जहां पर कभी ज्वालामुखी फटा था, जहां पर लावा जाके जम गया। अब वो जो लावा जो जम चुका है वो उसका वेदरिंग हुआ तो कौन सा रॉक बनता है? ब्लैक सॉइल बनता है, काली मिट्टी बनती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेटामॉर्फियस रॉक है तो उसके लिए अलग मिट्टी बनेगी, अगर सेडिमेंट्री है तो उससे एलुवियल सॉइल बनेगा। तो पेरेंट रॉक कैसा है, क्या इस पर डिपेंड करता है कि मिट्टी कैसी होगी? हम बता रहे हैं कि क्या क्या फैक्टर है जिससे अलग सॉइल का हम लोग क्या देख पाते हैं, ऐसे कारक जो सॉइल को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। सॉइल में क्या होता है? चेंजेस आता है। तो ये सब चीजें तो है जिससे चेंजेस आएंगी। बात समझ में आ रही है क्या आपको? आ रही है। अगला चीज क्या? ऑर्गेनिक प्रोसेस। ऑर्गेनिक प्रोसेस, ऑर्गेनिक प्रोसेस, ऑर्गेनिक प्रोसेस का मतलब है कि वहां पर कितने जीव जंतु जीवित हो रहे हैं, कितने पेड़ पौधे जीवित हो रहे हैं और मर रहे हैं, बस वही है। और कुछ नहीं, वही बोला तेरे को। तू कुछ और समझ रहा था क्या? नहीं यार, सब समझ में आता है, समझ में सब आता है। इतना मासूम मत बन, जानते हैं अपन तेरे को 2-3 साल से। रिलीफ का मतलब क्या? वहां का जमीन का बनावट कैसा है? अगर ढाल होगी, क्या होगा? अगर ढाल होगा, बारिश होगी, बारिश में जमीन पूरा मिट्टी बहा के ले जाएगा। अगर पहाड़ के ऊपर में है, पानी नहीं गिरेगा, बर्फ गिरेगा वहां पर। समझ में आ रहा है? रिलीफ समझ पा रहे हैं? जमीन की बनावट कैसी है? ठीक है क्या? हो जाएगा, हो जाएगा। पांचवा नंबर क्या? टाइम।
क्वेश्चन इसमें कैसा बनेगा, कौन कौन से कारक है जो कहीं पास की मृदा को या सॉइल को प्रभावित करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉइल, ये सब है। और एक बात को ध्यान रखना, ये सब नेचुरल इफेक्ट हैं, हमारा काम बाकी है भी इसमें, हमारा काम इसमें बाकी है। ये वो है जो डायरेक्टली नेचर से हो रहा है। पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा। एक्चुअली ऑर्गेनिक प्रोसेस ये रिप्रेजेंट करता है किसको, सॉइल साइकिल को। ठीक, ऐसे बहुत से जीव हैं जो क्या करते हैं, जमीन पर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को क्या करने का काम करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। जैसे कि राइजोबियम, राइजोबियम एक टाइप का जीवाणु होता है जो कि किसमें, चने वगैरह के पौधे में पाया जाता है, जो कि एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन नाइट्रोजन को क्या कर देता है, सॉइल में रिस्टोर कर देता है। तो ये जो ऑर्गेनिक प्रोसेस होंगे एक्चुअली में क्या करेंगे, सॉइल साइकिल चलाने का काम करेंगे। ठीक है ना, रिस्टोरेशन ये सब काम करेंगे कौन, ऑर्गेनिक प्रोसेस में। ये हम बताना चाह रहे हैं, बात समझ में आ गया कि आपको। 2 नंबर क्या डाल लो, ह्यूमस। ठीक, ये 6 फैक्टर होंगे जो क्या करेंगे, सॉइल को इफेक्ट करेंगे किसी जगह के। ये समझ में आया, इसमें कोई डाउट? जैसा हाइट वैसा सॉइल, सॉइल साइकिल, कौन से चट्टान से बना है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, टाइम कितना समय से वो ऊपर में आके रखा हुआ है, और वहां पर जीव जंतु पेड़ पत्ते पौधे कितने हैं, जिससे डिपेंड करेगा कि वहां का सॉइल कैसा होगा। तो अगर पूछा जाए कि यहाँ बताओ ऐसा सा मौसम है, बताओ यहाँ की मिट्टी कैसे रहेगी, तुम बता लोगे, बता लोगे? ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, क्या पचा पा रहे हो? अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। ये अब आपका हिस्सा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, बताओ मिट्टी के कितने प्रकार भारत में मिलते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉइल जनरली फाउंड इन इंडिया। ठीक, तो एक पुराना तरीका है सॉइल क्लासिफिकेशन का। सॉइल को 2 हिस्से में बांटते हैं। एक कौन सा सॉइल होगा जो फर्टाइल है, और एक कौन सा सॉइल होगा जो नॉन फर्टाइल है, यानी कि एक मिट्टी का प्रकार वो है जो कि क्या है, उपजाऊ है, और दूसरा कौन सा है, अनुपजाऊ है। मतलब एक फर्टाइल और दूसरा नॉन फर्टाइल। ये बेसिक क्लासिफिकेशन है किसका, सॉइल का। उपजाऊ मिट्टी और खराब मिट्टी, मतलब खेती करने के योग्य मिट्टी, और जहां ऐसी मिट्टी जहां पर खेती हम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन सत्यानाश करने के लिए एक संस्था आ जाएगी, कौन सी, ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, ठीक है। ICAR एक संस्था है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। इसने सॉइल के कितने प्रकार बताए हैं, 8 प्रकार बताए हैं, जो कि कहां मिलते हैं, तो भारत में मिलते हैं। भारत में तो करेंगे ना भाई, दूसरे जमींदार थोड़ी खोदने जाएंगे भाई, हमारे यहाँ की संस्था तो हमारी जमीन खोजेगी ना। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप कौन सा, एलुवियल, जिसको हिंदी में कौन सा, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। दूसरा कौन सा, ब्लैक सॉइल, जिसको काली मिट्टी कहते हैं। तीसरा सलाइन। ठीक है, उसके बाद रेड, येलो सॉइल, इसको हिंदी में लाल पीला। ये सलाइन में कौन सा, जहां पर डेजर्ट वाला जो सॉइल है। 5वां नंबर लेटराइट सॉइल, उसके बाद पीटी सॉइल, पीट में। ठीक, कितना अच्छा हो गया सॉइल। एरिड सॉइल इसको बोलते हैं कौन सी मृदा, तो शुष्क मृदा। और 8वां नंबर का वन या पर्वतीय मृदा। ठीक है, फॉरेस्ट या फिर फॉरेस्ट या फिर माउंटेन सॉइल। ये 8 टाइप के सॉइल किसने बताया, ICAR। ठीक है, करके अब आपको करना यह है कि हर टाइप के सॉइल के लिए 2-3 पॉइंट आपको बताते चलना है। सबसे पहले आता है किस पर, एलुवियल सॉइल पर। एलुवियल सॉइल यानी कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। अब वापिस कक्षा 9 में चले जाओ। और कुछ नाम, एक ठोकर नाम है, हाँ, कितने टाइप की मिट्टी, 4 टाइप की। एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी का साफ साफ मतलब है ऐसी मिट्टी जो किसी पानी या हवा द्वारा बहाकर लाई गई है और उसके जमने से बनी है। ऐसी मिट्टी भारत में कहां मिलेगी, दिख रहा भारत जैसा दिख तो रहा है। हाँ बताओ, ये जो एलुवियल सॉइल है कहां पर मिलेगा आपको, कहां पर, नालायक वास्ट नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, जिसमें एक क्षेत्र है जो कि इंडस रिवर का एरिया है, दूसरा गंगा रिवर का एरिया है, तीसरा ब्रह्मपुत्र का एरिया है।
वास्ट नॉर्दर्न प्लेन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़े है ना। तो यहाँ पर जो भी मिट्टी मिलेगी वो कौन सी मिट्टी होगी, एलुवियल सॉइल होगी। तो बताएंगे एक पॉइंट क्या बताएंगे कि 4 टाइप की होती है, खादर, बांगर, भाबर, तराई। कहां पर मिलती है, तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स या फिर बोल सकते हैं क्या, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु प्लेन में। और कहां पर, डेल्टा में, थोड़ा मोड़ा मात्रा में कोस्ट में। यहां पर कौन सी सॉइल मिलेगी आपको, एलुवियल टाइप की सॉइल मिलेगी। ठीक है, क्योंकि एलुवियल एलुवियल पहला पॉइंट क्या बता दिया, इसका विस्तार बता दिए, कहां से कहां तक 4-5 पॉइंट बनाना है ना आपको। पहला क्या, दूसरा कहां, और तीसरा उपयोग। बता पाएंगे ऐसे पॉइंट बना बना के, कहां क्या है, कहां मिलता है, क्या यूज होता है। ये 3 पॉइंट बनाएंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। क्या है, पानी, नदी, हवा जो बहा के लाई जाके जम गया, जिससे कौन सा सॉइल बन गया, एलुवियल सॉइल बन गया। ठीक है, जो 4 टाइप का, खादर, बांगर, भाबर और तराई। कहां मिलता है, तो प्लेन्स में, कोस्टल्स में। भारत में कहां मिलता है, मैप देखो अपना, अपना मैप देखो, इंडिया का मैप दिया हुआ है ना उसमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल, और नीचे में डब्बा बना है कौन कौन से टाइप का सॉइल कहां कहां मिलता है। बना है क्या, बना है, वही वहीं पर बना है जहां जहां पर मैं बता रहा हूं। ठीक, कौन कौन सी नदियां बहा कर लाई इसको, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और साथ में उसी कौन सी ट्रिब्यूटरीज। समझ में आया क्या, बस 10-15 और 10-15 और बर्दाश्त करो, फिर भगते हैं घर। ठीक है क्या, तो यह कौन सा एरिया हो जाएगा अपना, हाँ, एलुवियल सॉइल का। ठीक है, कितने टाइप का, तो एक खादर तो पढ़े हो यार तुम लोग, 9th में नहीं पढ़े हो क्या, तुम मुंडी मत हिला, अभी पूछ दूंगा सवाल में, कहां पर कौन सा होता है पूछ दूंगा, बताऊं बता, हालत खराब हो जाएगा, चुपचाप रहे। ठीक है, समझ में आ गया, ठीक, ये क्लियर हो गया। अब आगे अगला सॉइल पर चले, एलुवियल और बता, और कुछ बताना है उसमें। देखो उत्तर भारत में मिलेगा, डेल्टा में मिलेगा, सबसे ज्यादा उपजाऊ है, क्योंकि अलग अलग जगह से बह कर आई है, तो अलग अलग के मिनरल्स उसमें मिक्स हो गए आपस में। इसीलिए यहां पर जो प्लेन आपको दिखेगा इंडिया में, ये सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड कहां डेवलप हुआ है, यहीं पर। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर, उत्तर प्रदेश, बिहार में। क्यों, क्योंकि वहीं पे खेती होती है। मानव सभ्यता का जो विकास, रामायण, महाभारत, राम जी कहां पे, यहीं पे। समझ में आया, क्योंकि यहीं पे सब लोग पहले क्या करेंगे, खेती करना सीखेंगे। हम पहले अगर कहां बसे थे, सिंधु नदी के पास, सप्त सिंधु प्रदेश, जहां पर हम क्या लिखे थे, ऋग्वेद, याद आई। उसके बाद 16 महाजनपद में मैक्सिमम महाजनपद यहीं पर, जिसमें सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा, मगध, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, सब यहीं पर पैदा होंगे। बात समझ में आ रही कितना इंपॉर्टेंट है एलुवियल सॉइल। तुम तो ऐसे लिख लोगे इसमें। ठीक है, कुछ कुछ और सी क्या विशेषता भी डाल दे, चौथा पॉइंट, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो विशेषताओं में क्या बताएंगे, कम जल धारण क्षमता होती है, यानी कि पानी को अपने पास रोककर बहुत कम रख पाता है। उसके साथ में एनपीके में पी और के यहां पर मिलेगा, नाइट्रोजन और ह्यूमस इसमें नहीं होता, क्योंकि मिट्टी बह के आई थी, तो कुछ पेड़ पौधे पत्ते से मरने के लिए टाइम ही नहीं मिला, सड़ने के लिए, तो पहले ही बह गई। और ये नदियां तो साल भर बहती है, पेरिनियल रिवर कहते हैं इनको। समझ में आया क्या, समझ में आया। आगे अगली मिट्टी पे चले, फटाफट निपटाएं, बाकी ये सब लिखेंगे तुमको तो क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े, ये हो जाएगा एलुवियल सॉइल, हो जाएगा। अब थोड़ा सा डाटा फैक्चुअल होना शुरू होगा, अब समझना नहीं, रटने की प्रवृत्ति वाली दिखेगी अभी। ठीक है, सेकंड नंबर का सॉइल कौन सा, ब्लैक सॉइल। इसको कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। फिर वही 4 क्वेश्चन, क्या है, कैसे है, उपयोग और उसकी विशेषता। ये 4 पॉइंट बना के लिखना, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। क्या है, तो ये ज्वालामुखी और वोल्केनिक बेसाल्ट रॉक से बनने वाला कौन है, टूटने से कौन सा सॉइल बनकर तैयार हुआ था, तो ब्लैक सॉइल तैयार हुआ था। बता पाएंगे, लावा ज्वालामुखी फटा, लेयर पे बिछ गया, ठंडा हो गया, बेसाल्ट चट्टान या बेसाल्ट रॉक बोलते हैं इसको। अब इसके टूटने फूटने जो सॉइल बनेगा वो कौन सा सॉइल, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल आपको पूरा मिलेगा पेनिनसुलर प्लेटू वाले रीजन में। ये है जो, समझ में आया, मैप मैं इसलिए बनाते चल रहा हूं। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू के मैक्सिमम एरिया में कौन सा सॉइल है, ब्लैक सॉइल। इसका मतलब यहाँ पर कभी लावा फूटा रहा होगा, जिसके जमने से ये बना होगा। बात समझ में आया क्या, ठीक। उसके बाद बताइए कि बहुत ज्यादा क्या होता है, वाटर अपने आप में एब्जॉर्ब करके रख सकता है, मतलब अत्यधिक जल धारण क्षमता है। पानी नहीं मिलता है तो फटा, खेत गए हो कभी, देखे हो काली मिट्टी वाला, पानी नहीं पड़ता तो पूरी जमीन में दरार पड़ जाता है, पानी पड़ता है तो फिर नमी धारण होकर फूल जाता है, काली मिट्टी दाना दाना के रूप में। नोटिस किया कभी, ये सारी बातें बता सकते हैं उसमें। क्या बताएंगे, बेसाल्ट लावा चट्टान से बना हुआ है, पूरे पेनिनसुलर प्लेटू में दिखता है। पानी कम पड़ने पर जमीन अपने आप में दरार पड़ जाती है, पानी पाने पर फूल जाता है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ये सब चीजें लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। सबसे ज्यादा इसमें काहे की खेती होती है, तो कपास की खेती होती है, जूट। ठीक है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में रेगुर मिट्टी कहा जाता है इसको, रेगुर, काली मिट्टी को। ठीक है, समझ में आया। और क्या क्या बताओगे, लोहा है, चूना है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम सब इसमें मिलता है। ठीक है, हो गया ब्लैक सॉइल, बता पाएंगे, मैप के साथ बताएंगे तो थोड़ा सा आंसर ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा आपको। अब आते हैं आगे, किस कौन सी वाली सॉइल पर, रेड येलो सॉइल पर। कौन सा, तीसरा नंबर रेड येलो।
ठीक, लाल पीली मिट्टी, तो लाल पीली मिट्टी किससे बनती है? तो मेटामॉर्फियस रॉक से। कौन के रॉक से टूटने से बनता है? मेटामॉर्फियस। हिंदी में से कौन सी चट्टान कहते हैं? तो कायांतरित चट्टान के टूटने से जो मिट्टी बनी है उसको लाल पीली मिट्टी या रेड येलो सॉइल कहते हैं। ठीक है, ये इसमें आयरन और सिलिका बहुत ज्यादा मात्रा में रहेगा, Fe और Si। ठीक, अब ये कहां पर मिलेगा? तो डेक्कन प्लेटू कहां पर है? दक्कन का पठार, कर्नाटक वाला इलाका, ये पूरा ये दिख रहा है, ये पूरा कर्नाटक। डेक्कन प्लेटू इसको हम कहते हैं डेक्कन प्लेटू। वेस्टर्न घाट कौन सा है? ये वाला, ये घाट है ना, तो डेक्कन प्लेटू वेस्टर्न घाट में ये क्या मिलेगा? मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? और ये किस फॉर्म में है? तो ये याद रखना, बैरन लैंड के फॉर्म में है, बंजर भूमि के फॉर्म में है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की बहुत ज्यादा कमी होती है। ठीक है, अब मेटामॉर्फियस रॉक है। मेटामॉर्फियस रॉक बनता है कैसे? बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने से बनता है। तो लाल पीली मिट्टी किससे बना? मेटामॉर्फियस रॉक, जो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पड़ने से बना था। उसमें ह्यूमस कहां से आएगा? हाँ कि नहीं? इसलिए इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और क्या नहीं होता? ह्यूमस नहीं होता, बंजर रूप में ये मिलता है। कहां पर? वेस्टर्न घाट में और डेक्कन प्लेटू में। क्लियर? अब आता है किस पर? लेटराइट पर। यहीं पर लिखते चलते हैं यार, लेटराइट सॉइल पे आता है। ठीक है, लेटराइट सॉइल का मतलब क्या होता है? इसमें निक्षालन कहते हैं इसको, निक्षालन। हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या होता है? लीचिंग। लीचिंग का मतलब क्या? भयंकर पानी गिरता है वहां पर या भयंकर धूप निकलता है, तो जितने मिनरल्स है वो पानी के साथ में नीचे चले जाएंगे। हाँ कि नहीं? या तो भयंकर धूप निकला तो उड़ जाएगा पानी के साथ में वेपराइज होके, और बहुत ज्यादा बारिश हुई तो जमीन के अंदर चला जाएगा। इसी को कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं, याद रखना। लीचिंग प्रोसेस दो तरीके का, एक तो बहुत धूप पड़ा तो पानी के साथ वेपराइज होकर उड़ गया, और बहुत ज्यादा बारिश हुई तो पानी के साथ नीचे चला गया। ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है? लीचिंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, इसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, तमिल, आंध्र प्रदेश और केरल यहां पर मिलेगा। इसमें काजू की खेती की जाती है। ठीक है, काजू बहुत अच्छे से होता है इसमें। हो गया, हो गया। उसको आता है किस पर? एरिड सॉइल, नाम से समझ में आ रहा है, सूखा होगा बहुत ज्यादा, जहां पर बहुत ज्यादा ड्राई क्लाइमेट होगा, जहां पर क्या होगा? बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होगा, और जहां पर पानी का वेपोराइजेशन बहुत ज्यादा होता है, वहां पर कौन सी सॉइल मिलती है? तो एरिड सॉइल या ड्राई सॉइल आपको वहां पर मिलती है। ठीक, अब सलाइन सॉइल कहां पर मिलेगा? जहां पर सलाइन कहां गया यार? ये सलाइन तीसरे नंबर पे लिखा हुआ, डेजर्ट सॉइल जगह पर मिलेगा। सलाइन मतलब वहां पर सॉल्ट मिलेंगे, क्या लवण कहते हैं जिसको हम लोग, हाँ सॉल्ट मिलेगा क्या वहां पर? मिलेगा। तो ऐसा कौन सा जगह जहां पर पानी बहुत ज्यादा भरा रहता है, हमेशा जल भराव की समस्या है, वाटर लॉगिंग की समस्या है, और धूप बहुत ज्यादा पड़ने की वहां पर क्या होता है? पानी बहुत ज्यादा पाया जाता है। अगर आप खेत में कभी ध्यान दिए होगे तो एक पतली सी परत चढ़ जाती है सफेद रंग की, जहां पानी सूख भर के सूख जाता है वो, तो उसी से कौन सा सॉइल बनता है? सलाइन सॉइल बनता है, या सॉल्ट वाला सॉइल बनता है। लवण वाली मिट्टी इसको कहते हैं। बात समझ में आया क्या? ठीक है, उसके बाद किस पर? पीटी सॉइल पर। पीटी सॉइल कहां पर बचा? ये वाला 6वां नंबर का। तो आपको पता है यहाँ पर डेल्टा इलाका है, यहाँ पर डेल्टा है, और अगर आप ध्यान दिए क्लास 9th की अगर ज्योग्राफी इत्मीनान से पढ़े हो तो यहाँ पर कौन सा डेल्टा है? बांग्लादेश में, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर में सुंदरबन डेल्टा है। कौन सी नदियों से बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी इस डेल्टा को बनाती है। यहाँ पर फ्रेश वाटर के साथ में कौन सा वाटर है? यहाँ पर सलाइन वाटर है। ठीक है, और डेल्टा महानदी, कावेरी, कृष्णा, ये सभी नदी पूरे ईस्टर्न घाट वाले इलाका यहां से लेकर के यहां तक ये सभी नदियां क्या बनाती हैं? डेल्टा। और इस तरफ आने वाली नदियां क्या बनाती थी? एस्चुरी। ठीक है, तो जितना भी डेल्टा एरिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैंग्रोव। मैंग्रोव। सुंदरबन में सुंदरी नाम का पौधा मिलता है, जिसके नाम पर इसका सुंदरबन रखा गया है ना। वो कौन सी टाइप की वनस्पति वेजिटेशन है? मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं उसको, या मैंग्रोव वेजिटेशन कहते हैं। ठीक है, जो कि जहां पर पानी बहुत ज्यादा हिल रहा है, देखो कभी पानी बहुत ज्यादा हिलता है जहां पर का, तो उसमें जो पेड़ के जो जड़ होते हैं बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, आसानी से कटते भी नहीं है। ठीक है, तो ये डेल्टा फॉरेस्ट में अगर आपको कुछ मिलेगा, डेल्टा फॉरेस्ट का जो पौधा होता है सलाइन वाटर की वजह से बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड है, आसानी से टूटता भी नहीं है। क्यों नहीं टूट रहा है? पानी लगातार हिल रहा है। अगर टूटने लगा तो पेड़ का पनी फट गया होता, लेकिन ये तो हाँ जंगल बसा लिए, तो जंगल बसाया मतलब बहुत हार्ड है, बसा है ना। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है आपको? कोई समस्या? अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन सा? कहा यार, कौन सा बचा? वन और या फिर पर्वती। अब इतना सारा लॉजिक तुम पढ़ लिए ना, अब यहां पर बताओ, यहां पर सबसे ज्यादा क्या रहने वाला है सॉइल में? ह्यूमस। साल भर किससे ढका हुआ है? पेड़ पौधे से ढका हुआ है। पत्ते गिरे, अब पेड़ पौधे हैं तो जीव जंतु भी भयंकर होंगे, कीड़े मकोड़े से दुनिया खाने का पूरा जुगाड़ है वहां पर, वहीं गलेंगे, वहीं मरेंगे, वहीं सड़ेंगे। एक तो धूप नहीं मिलती सही तरीके से, पानी भी डायरेक्ट नहीं गिरता उस पर, तो यहां पर क्या मिलेगा? बहुत ज्यादा मात्रा में ह्यूमस मिलेगा। ठीक है, अब पहाड़ भी है, पहाड़ी भी भाई हमको दोनों लेके चलना ना, पर्वतीय और वन दोनों लेके चलना है। तो जहां पर फॉरेस्ट सॉइल वहां पर ह्यूमस जोरदार भयंकर, और जहां पर मतलब पेड़ पौधे अगर अच्छे से हैं, वेजिटेशन अगर वहां पर अच्छे से है, इसका मतलब वहां पर क्या होने वाला है? ह्यूमस बहुत ज्यादा होने वाला है। तो
तो टाइप्स ऑफ सॉइल को एक एक दो लाइन बता पाएंगे? बता पाएंगे? बता पाएंगे क्या? चलिए, अब कौन सा टॉपिक दिया आपकी बुक में? लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है क्या? यहां पर सॉइल वाला मामला खत्म। ठीक, अब कौन सा हिस्सा बचा? लैंड डिग्रेडेशन। ये समझ में आ गया आपको? मैथ देख के बता पाएंगे आराम से? बता पाएंगे? चलो अब आते हैं किस पर? लैंड डिग्रेडेशन। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, जमीन खराब करेंगे ना? जमीन खराब करेंगे कि नहीं करेंगे? जमीन क्यों खराब होगी? तो इसके कुछ नेचुरल फैक्टर होंगे। कौन से? प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक या नेचुरल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर कौन कौन से? सॉइल इरोजन, हवा तेज है, पानी तेज है, समुद्र के किनारे है, तो क्या हो जाएगा? इसमें इरोजन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या? वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग, लॉगिंग मतलब है जल भराव की स्थिति। ठीक है, इसको बोलते हैं मृदा अपरदन। भूमि का जमीन मिट्टी क्या होती है? अपने पर कट करके बहने टूटने लगती है और हवा पानी आते उसको बहा के ले जाता है, हाँ कि नहीं? उसके बाद कौन सा? वाटर लॉगिंग, जल पानी इकट्ठा हो गया है, इकट्ठा होकर वेपराइज हो गया, तो वहां पर कौन सी मिट्टी आ जाएगी? सलाइन मिट्टी आ जाएगी। और सलाइन मिट्टी से क्या होगा? भूमि की जो क्वालिटी है वो खराब होगी, हाँ कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? तीसरे नंबर पर क्या बता पाएंगे आप? बैरन लैंड, लीचिंग की वजह से, वृक्षावन की वजह से बहुत ज्यादा धूप निकल रहा है, हाँ कि नहीं? उसके बाद कुछ कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे? कुछ ह्यूमन फैक्टर्स होंगे, जैसे कि क्या? अर्बनाइजेशन। हम शहर बना रहे हैं धूमधाम से, जगह जगह रोड बना रहे हैं और कचरा फेंक रहे हैं वहां पर, हाँ कि नहीं? बता पाएंगे? प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? डेजर्टिफिकेशन कर रहे हैं जमीन का, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं। बहुत सारा गाना गा सकते हो इसमें, हाँ? इंडस्ट्री बना दिए, पेस्टिसाइड डाल दिए, हाँ, और क्या कीटनाशक वो सब डाल दिए। ठीक है, ठीक है क्या? बता पाएंगे? और क्या? बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर करते हैं हम, 3 फसल 4 फसल निकाल लेते हैं, करते हैं ना? और प्रॉपर क्या नहीं करते? क्रॉप साइकिल भी नहीं करते। तो जमीन खराब होने के तो आप हजारों तरीके बता सकते हैं। अब तक वही तो पढ़ते आए हो, निबंध लिखते, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, बता सकते हैं? बता सकते हैं। अब इसको बचाने के तरीके क्या होंगे? तो जो बचाने का तरीका है उसी को मैनेजमेंट या संरक्षण कहा गया है। क्या कहा गया है? लास्ट टॉपिक 2.4.2 वैसे ही है क्या है? लैंड मैनेजमेंट है। अब लैंड मैनेजमेंट क्या? ये सब चीज नहीं करेंगे तो जमीन बच जाएगा, ये सब चीज करेंगे तो जमीन खराब हो जाएगा। एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए? क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। ये सब बता पाएंगे ना आप अपने आप से? ह्यूमन इंटरफेरेंस कम करेंगे, शहरीकरण करेंगे भी, तो नाली कचरा सब कहानी रोड में नहीं बहाएंगे, उसको सही तरीके से डिकम्पोज करेंगे। तो आपके पास बुक में 5-6 टॉपिक दिया हुआ है जिसको आप लोग बता सकते हैं आराम से। ठीक है, अब इन सब चीजों को लेकर के सरकारी प्रयास क्या है? किसके लिए? लैंड डिग्रेडेशन से होने से बचाने के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसके पीछे क्या कर रही है? तो गवर्नमेंट आजकल अगर करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट चला रही है। इरिगेशन प्रोजेक्ट, सिंचाई परियोजना, इसको क्या बोलेंगे हम? सिंचाई परियोजना। भाई जहां पर जमीन में पानी नहीं मिल रहा है तो हम नहर बना के लेके जा रहे हैं ना वहां पर। 2-4 नाम लिख दीजिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, दामोदर घाटी नहर परियोजना, उसके बाद कौन सा? हीराकुंड डैम, आगरा नंगल डैम है कि नहीं? बहुत बड़े बड़े डैम है हमारे पास में जो कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के तौर पर काम आ रहे हैं और सॉइल भी बचा रहे हैं, हाँ कि नहीं? दूसरा, सरकार आजकल सॉइल हेल्थ कार्ड बनाकर दे रही है। ठीक है, क्या बनाकर दे रही है? सॉइल हेल्थ कार्ड, कि आपकी जमीन कितनी तंदुरुस्त है, और तंदुरुस्त है तो ये होगा, हाँ। उसके बाद जैविक कृषि। जैविक कृषि समझते हैं? क्या बोलते हैं इसको? ऑर्गेनिक फार्मिंग। इससे क्या होगा? हमारी उत्पादन तो कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, लेकिन जमीन की हम क्या बचा पाएंगे? प्रोडक्टिविटी बचा पाएंगे। क्लियर? उसके बाद सरकार क्या करती है? लैंड रिफॉर्म्स कर रही है। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या? भूमि सुधार कर रही है। जिन लोगों के पास जरूरत से ज्यादा जमीन है ना, जिनके पास क्या है? बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा जमीन है, इनको 1951 का एक्ट बना करके उनसे जमीन ले करके ऐसे लोग जिनके पास खेती किसानी करने की जमीन नहीं उनको बांट रहे हैं धूमधाम से। पॉलिटिकल साइंस में ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक और क्या है? लैंड एक्विजिशन एक्ट है। लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण कानून। तो सब कई किसान तो तैयार हो जाएंगे अपनी जमीन देने के लिए, कुछ नौटंकी करेंगे तो सरकार उनकी जमीन क्या कर लेगी? जब्त कर लेगी, विकास कार्य के लिए। जब कब करना हो? डेवलपमेंट करना हो तो लैंड एक्विजिशन एक्ट। समझ में आया क्या? यहां तक कोई समस्या? तो हम ओवरऑल सॉइल लैंड से रिलेटेड क्या देखें कि लैंड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कितने टाइप के हैं, क्या समस्याएं हैं, कैसे बचाएंगे, और सरकार इस पर क्या प्रयास कर रही है। इतने सारे टॉपिक हमारे आज से कंप्लीट। ठीक है, चलिए।